उस आदमी ने सुरक्षा रस्सी को टायर से बांधा और उसे कसकर खींचा, फिर अपने दोस्त के साथ हॉट एयर बैलून पर चढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि वे थोड़ी देर भी मौजमस्ती कर पाते, जियाओमी को अचानक एहसास हुआ कि वे हजारों मीटर ऊपर हवा में हैं। उसकी साथी चौंक गई। उसने दशान को सुरक्षा रस्सी बांधते साफ देखा था, तो ऐसा कैसे हो सकता है? दशान ने दावा किया कि उसने सिर्फ एक सिरा कार से बांधा था और उसे नहीं पता था कि दूसरा सिरा हॉट एयर बैलून से बांधना है। जैक अपने नाकाबिल साथी पर भड़क उठा, लेकिन जैसे ही दोनों बहस कर रहे थे, लिसा को अचानक कुछ और भी भयानक चीज दिखाई दी। उनके ठीक सामने एक पवन ऊर्जा केंद्र था। छोटे छोटे पंखे उन्हें मिनटों में मिर्च की चटनी में बदल सकते थे। दहशत फैल गई। निराशा के एक पल में जैक ने प्रेरणा की एक चमक में बर्नर को पूरी तरह से चालू कर दिया, जल्दी से पंखे तक पहुंचने और उन्हें चकमा देने की कोशिश की। फिर समूह टोकरी में दुबक गया, किसी भी चीज से कसकर चिपके हुए जो उन्हें सुरक्षित रख सकती थी, बेसब्री से मौत का इंतजार कर रहा था। तभी जमीन पर मौजूद एक युवक ने उन्हें देख लिया और उन्हें चरम खेलों के शौकीन समझ लिया। उसने तुरंत अपना फोन निकाला, एक तस्वीर खींची और उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया। उसे पता भी नहीं था कि अंदर मौजूद लोगों पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। गर्म हवा का गुब्बारा पवन टरबाइन के और करीब आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखी। दाशान ने उठकर देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक कुछ कर पाने से पहले ही वह 10,000 मीटर की ऊंचाई पर आसमान में गायब हो गया। जब सबको पता चला कि क्या हुआ है, तो उन्होंने देखा कि जैक की जांघ में एक लकड़ी की छड़ी घुस गई थी। जियाओ मेई, जो मजबूत और फुर्तीली थी, ने बिना किसी हिचकिचाहट के जैक को पट्टी बांधने और खून बहना बंद करने के लिए तुरंत अपने कपड़े उतार दिए। इसी समय गर्म हवा का गुब्बारा धीरे धीरे ऊपर उठा और बादलों के पार उड़ गया। जैक ने तुरंत जियाओ मेई से कहा कि वह चढ़ाई रोकने के लिए बर्नर बंद कर दे, वरना परिणाम अकल्पनीय होते। जैसे ही गर्म हवा के गुब्बारे का जोर कम हुआ और वह धीरे धीरे नीचे की ओर जाने लगा, दाशान, जिसे गिरकर मर जाना चाहिए था, चमत्कारिक रूप से बच गया। वह रस्सी से कसकर चिपका हुआ था और नीचे नहीं गिरा था। लिसा जल्दी से टोकरी पर बैठ गई और दाशान को हवा में ही पकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, वह बस रस्सी खींच पाई। लिसा घबरा गई और रो पड़ी। उसे गर्म हवा के गुब्बारे पर चढ़ने का पछतावा हो रहा था। जियाओ मेई, जो मजबूत और स्वस्थ थी, बस लिसा को दिलासा दे पाई और बोली कि उसकी जिंदगी की कोई कीमत नहीं है, और अगर वह मर भी जाए तो कोई बात नहीं। पता नहीं कितने समय बाद गर्म हवा का गुब्बारा समुद्र के ऊपर चला गया। लिसा कूदना चाहती थी, लेकिन जैक ने कहा कि इतनी ऊंचाई से कूदने पर मौत पक्की है। जियाओ मेई और जोर से रोने लगी। मदद के लिए फोन निकाला, लेकिन विशाल समुद्र में कोई सिग्नल नहीं था। इससे भी बुरी बात यह थी कि उनका ईंधन खत्म हो रहा था और सिर्फ 2 घंटे ही चल सकता था। जियाओ मेई जानती थी कि वे अब और इंतजार नहीं कर सकते, वरना मौत ही उनकी नियति होगी। वह बेचैनी से सिग्नल ढूंढने लगी और शायद निर्देशक की योजना के तहत उसने अचानक एक नौका को तेजी से अपनी ओर आते देखा। दोनों मदद के लिए चिल्लाए, लेकिन गुब्बारा इतना ऊंचा था कि किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। नीचे खड़े लोगों ने सोचा कि वे हाथ हिला रहे हैं और विनम्रता से जवाब दिया। यह देखकर बियर्ड ने भी उठकर मदद के लिए पुकारने की कोशिश की, लेकिन उत्तेजना में वह स्लुइस गेट से समुद्र में गिर गया और उसकी जांघ में गंभीर चोट लग गई। भाई बियर्ड ने कई घूंट समुद्री पानी गटक लिया और उसकी हालत गंभीर हो गई। शाओ मेई ने गुब्बारे की रस्सी खोली और उसे भाई बियर्ड की ओर फेंका, लेकिन कई कोशिशों के बाद भी वह उन तक नहीं पहुंच पाई। ऐसा लग रहा था कि भाई बियर्ड डूबने वाले हैं। शाओ मेई ने सब कुछ नजरअंदाज करते हुए रस्सी अपनी कमर में बांधी और उन्हें बचाने के लिए कूदने को तैयार हो गई। लेकिन जब कूदने का समय आया, तो वह लड़खड़ा गए और टोकरी में कमजोर होकर गिर पड़े। उनकी देरी का मतलब था कि भाई बियर्ड हमेशा के लिए डूब गए। अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए दोनों महिलाएं एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगीं और 10 मिनट से ज्यादा समय तक बहस करती रहीं। तब शाओ मेई को एहसास हुआ कि नाव और दूर जा रही है। उन्होंने जल्दी से हॉट एयर बैलून से बैनर उतार दिया, उस पर एक एसओएस सिग्नल लिखा और मदद के लिए चिल्लाते हुए उसे लहराया, इस उम्मीद में कि आखिरकार वह दिखाई देगा। लेकिन दुर्भाग्य से नौका पर सवार लोग पार्टी कर रहे थे और उनके संकट संकेत पर ध्यान न देकर दूसरी दिशा में रवाना हो गए। दोनों महिलाएं फिर से गहरी निराशा में डूब गईं, उनकी किस्मत ने साथ छोड़ दिया था। और इससे भी बदतर, हॉट एयर बैलून पहले ही नीचे उतरना शुरू कर चुका था। एक बार जब वे समुद्र में गिर गईं, तो मौत बस समय की बात थी। अब उन्हें गर्मी पैदा करने और हॉट एयर बैलून की ऊंचाई बनाए रखने के लिए ऊपर गैस जलानी थी, लेकिन उनके पास लाइटर नहीं था और आग कैसे जलाए, यह पता लगाना एक समस्या बन गई। जियाओमी ने टोकरी से एक कंडोम उठाया, फिर अपनी दोस्त से वोदका की एक बोतल खुलवाई। उन्होंने बोतल के मुंह को कंडोम से ढक दिया, फिर बोतल को तब तक उल्टा किया जब तक वह पूरी तरह भर नहीं गई। आवर्धक कांच के सिद्धांत का उपयोग करते हुए उन्होंने एक बैंकनोट को सफलतापूर्वक प्रज्वलित किया, फिर उसे वापस कंटेनर में डाल दिया, जिससे गर्म हवा का गुब्बारा फिर से समुद्र में तैरने लगा। लेकिन यह कोई दीर्घकालिक समाधान नहीं था, अंततः गैस खत्म हो ही जाती। हताश जियाओमी ने सिग्नल ढूंढने के लिए अपना फोन फिर से निकाला। अचानक उसकी दोस्त को कुछ नजर आया। उसने जियाओमी से उसका फोन मांगा, पिछला कवर हटाया और अंदर एक छोटा सा छेद पाया। उसने कहा कि यही सिग्नल प्राप्त करने की कुंजी है। फिर उसने गर्म हवा के गुब्बारे से एक तार लिया और उसे छेद में डाल दिया। आश्चर्यजनक रूप से फोन को सिग्नल मिल गया। जियाओमी ने तुरंत अपने परिवार को स्थान भेजा, इस उम्मीद में कि स्थिति बदल जाएगी और वे सुरक्षित होंगे। दुर्भाग्य से उनके फोन की बैटरी अचानक खत्म हो गई, जिससे यह अनिश्चित हो गया कि संदेश भेजा गया था या नहीं। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। जीवित रहने की दृढ़ इच्छा शक्ति से प्रेरित होकर दोनों गोंडोला के किनारे पर खड़े हो गए और बड़ी मेहनत से गुब्बारे के किनारे को खोला। अंततः उसे समुद्र में तैराने में कामयाब रहे। किनारे पर खड़े होकर वे प्रार्थना कर रहे थे कि गुजरते जहाज उन्हें देख लें। जब वे लगभग निराश ही थे, तभी गोंडोला उनका भार सहन नहीं कर सका और समुद्र में डूब गया, जिससे उनकी पहले से ही निराशाजनक स्थिति और भी निराशाजनक हो गई। लेकिन तभी दूर से एक मालवाहक जहाज अचानक उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। दोनों ने जहाज को चकमा देते हुए मदद के लिए पुकारा, लेकिन विशाल जहाज उन्हें पहचान नहीं पाया। जहाज को दूर जाते देख वे फिर से निराश हो गए। जैसे ही वे हार मानने ही वाले थे, जियाओमी को अचानक एक आवाज सुनाई दी। यह उसकी बहन थी जो समुद्र में प्रकट हुई और जोर से उसका नाम पुकार रही थी। पता चला कि हॉट एयर बैलून पर रहते हुए जियाओमी ने अपने परिवार को अपनी लोकेशन सफलतापूर्वक भेज दी थी। संदेश मिलते ही उसकी बहन अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ तुरंत रवाना हो गई। दोनों लड़कियां एक छोटी नाव लेकर बड़ी बहन की दिशा में चल पड़ी। सौभाग्य से छोटी बहन ने हार नहीं मानी और गहरे समुद्र में पहुंचने पर बार बार पुकारती रही। हालांकि बड़ी बहन थक चुकी थी और उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि अपनी छोटी बहन को अपनी आवाज सुना सके। इस समय लिसा को एक अच्छा विचार आया।
उसने अपनी छाती से एक दर्पण निकाला और सूर्य के प्रकाश के परावर्तन का उपयोग करके उसे दूर तक रोशन किया। इस तरह छोटी बहन को समुद्र की सतह पर एक हल्की रोशनी दिखाई दी। वह समझ गई कि यह उसकी बड़ी बहन ही होगी। दोनों ने जल्दी से नाव चलाई और आखिरकार दोनों लड़कियों को समुद्र में तैरते हुए पाया। शियाओमी और लिसा को आखिरकार बचा लिया गया। फिल्म को डॉबन पर केवल 3.9 अंक मिले। मूल फिल्म में रोमांच का कोई भाव नहीं था, यह और भी उबाऊ थी, और भी ज्यादा उबाऊ। ऐसा लगा जैसे यह दर्शकों की बुद्धि को मिट्टी में मिला रही हो। दो मुख्य पात्रों के अच्छे फिगर के अलावा मेरे पास इस फिल्म की सिफारिश करने का कोई कारण नहीं है। अजीब अभिनय और बेतरतीब कथानक ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं फूट पड़ा। मैंने यह फिल्म सिर्फ इसलिए बनाई क्योंकि मैं खुद इसमें अभिनय नहीं करना चाहता था।